नमस्कार। राष्ट्रीय जागरण अभियान प्रेरित आपकी अपनी 100% स्वदेशी चैनल में ब्रह्मनाद में आप सभी राष्ट्र प्रेमी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम कहते रहते हैं, ब्रह्मनाद कोई व्यावसायिक चैनल नहीं है। हमारा मकसद कोई कारोबार करना नहीं है। हमें टीआरपी की कोई चिंता नहीं है। हमें चिंता है तो सिर्फ राष्ट्र की चिंता है, और इस राष्ट्र की चिंता में हमारे साथ हम आपको जोड़ना चाहते हैं। दोस्तों, सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति के लिए पृष्ठभूमि तैयार करना हमारा लक्ष्यांक है। अतः हमारा नारा है, जागो भारत जागो और ब्रह्मनाद से जुड़ो। दोस्तों, आप जहां भी हो, किसी जाति या धर्म के हो, किसी सोच के हो, किसी संप्रदाय के हो, आदिवासी हो या वनवासी हो, पहाड़ों पर रहने वाले हों या रेगिस्तान में गुल खिलाने वाले हो, ओबीसी वर्ग के हो या अत्यंज हो, गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो कि फिर मध्यम वर्ग के हुनरमंद नौजवान हो, हमारी प्रार्थना है कि आप राष्ट्र से जुड़े रहिए। राष्ट्र की मिट्टी से प्रेरणा लें, क्योंकि भारत को आपकी बहुत बहुत ज़रूरत है। आप ही राष्ट्र की समृद्धि है, आप ही राष्ट्र का गौरव है, और आपके एक साथ आने से बनती है भारत की गौरवमय छवि और सुनहरा भविष्य। तो दोस्तों, आइए हम और आप मिलकर भारत के लिए अपनी सोच को थोड़ी विस्तृत करें, दुनिया को समझे, भारत के आसपास क्या बन रहा है और उससे हमारे भविष्य को और हमारी वर्तमान स्थिति को क्या क्या चैलेंजेस है वो भी हम समझें। खबरों के भीतर में अक्सर देश की बात हम कहते हैं, और देश के लिए ये खबर कितनी हानिकारक है या कितनी वो खुशी देती है, इसके बारे में भी हम आपसे चर्चा करते रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए आज के इस सप्ताह की चैनल में हम आगे बढ़कर दुनिया और देश की और अपने आसपास की घटनाओं का ज़रा जायज़ा ले और उसके भीतर में जाए कि क्या चल रहा है। दोस्तों, हमारे पूर्व और पश्चिम के दोनों पड़ोसी देश काफ़ी मुश्किल में है। चीन में बिगड़ती आर्थिक स्थिति के बीच तेजी से फिर से कोरोना फैल रहा है। ये अपनी करनी का फल है चीन को जो मिल रहा है। दूसरे पश्चिम में हमारा पड़ोसी देश को हम काव्यमय पंक्ति में कह सकते हैं कि कहाँ चला रहे पाकिस्तान। पाकिस्तान कुएं यार से निकला तो सुएदार की तरफ बढ़ रहा है। ये फैज़ अहमद फैज़ साहब के शब्द हैं। पाकिस्तान के अभी अभी रिटायर हुए जनरल बाजवा ने अब्जों की अरबों की संपत्ति इकट्ठी की है और रिश्वत से की है, और पाकिस्तान की जनता के पेट से निवाले निकाले हैं, ऐसी बातें हो रही है। अपनी सारी काली कमाई वो यूरोप, दुबई, मस्कत और अमेरिका में बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और शायद वो जल्दी से रिटायरमेंट लाइफ अच्छी तरह से निकालने के लिए वहीं चले जाएंगे, जैसा कि अक्सर पाकिस्तानी जनरल जो हैं वो चले जाते हैं देश को लूट कर। पाकिस्तान की अफगान बॉर्डर पर वही स्थिति है, आपाधापी है। अफगान तालिबान के हमले बढ़ रहे हैं पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर, और अफगान फ़ौज जो अंग्रेज़ों ने तय की थी ड्यूरेंड लाइन, उसको नहीं मान रहे हैं। तालिबान सरकार कह रही है कि ये ड्यूरेंड लाइन के ऊपर से पेशावर तक जो है वो अफगान का इलाका है और वो हम लेंगे। पाकिस्तान की सरकार इधर कुछ संभल नहीं रही है।
भारत के बारे में अभी भी उसकी नीति कुछ स्पष्ट नहीं हुई है। हालांकि ये कहते रहते हैं कि जब तक भारत में श्री मोदी जी की सरकार है, पाकिस्तान कोई बातचीत नहीं करेगा। तो ठीक है, ये पाक आर्मी का स्टैंड है या पाक सरकार का स्टैंड है, ये पता नहीं चलता है, लेकिन ऐसी बातें होती रहती है। इस दरमियान पाकिस्तान के पास जो एटमी पावर है, उसके लिए बहुत खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि पाकिस्तानी पूरी कंट्रीज आंतरयुद्ध में तब्दील होने जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। और ऐसा कहा जा रहा है, या ऐसी अफवाह है, अगर अफवाह है तो भी वो बहुत डरावनी है। अफवाह यह है कि पाक आर्मी ने एटमी पावर प्लांट को और उसकी सीक्रेसी को कई देशों को बेचने का षड्यंत्र रचा है, और वो शायद अरबों खरबों डॉलर उससे कमा भी लेंगे बेचकर। लेकिन इससे पूरे विश्व का बैलेंस बदल जाएगा और विश्व पर खतरा और भी बढ़ जाएगा। यही बात तो थोड़े दिन पहले अमेरिका की एक सीक्रेट जो पेपर था उसमें गैजेट में दिया गया था कि पाकिस्तान सबसे खतरनाक देश है। एक सर्वे में ऐसा भी कहा गया है कि पाकिस्तान की 40% जनता पाकिस्तान से भागने की फिराक में है। वो अपना भविष्य पाकिस्तान में कुछ नहीं देख रही है, इसलिए वो कहीं भी विदेश में जहाँ भी उसको जगह मिले चले जाना चाहते हैं। पाकिस्तान के एक सीनियर जर्नलिस्ट है अहमद नूरानी साहब। उन्होंने बहुत एक साहसी इन्वेस्टिगेशंस किया और फौज के बड़े ओहदेदारों के खिलाफ जानकारी हासिल की कि उन लोगों ने कितनी काली कमाई की है। गैरकानूनी ढंग से उन्होंने जमा की हुई अरबों खरबों डॉलरों की संपत्ति को उन्होंने प्रेस के सामने लाया, जिससे पाकिस्तान और दुनिया में तहलका मच गया। दोस्तों, पाकिस्तान की लोकशाही लड़खड़ा रही है, पाकिस्तान सरकार लाचार है। खैबर पख्तून और बलूचिस्तान की जनता में भी विद्रोह का तनाव और जोरों से फैल रहा है। वहीं पर अफगान तालिबान के एक जनरल अब्दुल बशीर ने पाक को एक अपने ट्विटर में धमकी देते हुए कहा कि अगर वो पाक फौज अगर ड्यूरेंट लाइन का उल्लंघन करेगी तो हम इस्लामाबाद को भी तबाह कर देंगे। इससे भी पाकिस्तान की सरकार थरथरा गई है। भारत की डिप्लोमेसी की एक और जीत हो गई है इस दरमियान। अभी खाड़ी के देश कतर, जो नुपुर शर्मा जी के बारे में जैसा तैसा बोल रहा था और हम पर दबाव डाल रहा था, वो कतर देश में आप सब जानते हैं कि फीफा का वर्ल्ड कप मैच चल रहा है। उस वर्ल्ड कप मैच में भारत का दुश्मन जाकिर नाइक को चीफ गेस्ट बनाया जाने वाला था, लेकिन जयशंकर नीति, भारत की विदेश नीति की जीत हुई कि भारत ने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर कतर ऐसा करेगा तो ये दोस्ताना कदम नहीं होगा और भारत इसकी गंभीरता से एक नोट करेगा। दोस्तों, अभी तो फिलहाल तो कतर ने ये वापस ले लिया है जाकिर नाइक को चीफ गेस्ट बनाना। फीफा का वर्ल्ड कप चल रहा है, लेकिन तारिक फता साहब जो एक पाकिस्तानी कनाडा बेस्ड जो बुद्धिजीवी है, उन्होंने कहा है कि कतर ने ये फीफा का मैच बहुत बड़ी रिश्वत देकर अपने देश में अरेंज किया है। फीफा वालों को बहुत बड़ी रिश्वत दी गई ताकि वो कतर को देश में ये वर्ल्ड कप रखे। इससे वो क्या हासिल करना चाहते हैं उसका पता नहीं, लेकिन कतर एक ऐसा कम्युनल कंट्रीज है जिन्होंने ये स्टेडियम बनाने के लिए कहते हैं कि भारत के 2000 मजदूरों का जान ले ली और उसके लिए उन्होंने कुछ पेमेंट भी नहीं किया। और ये 2000 मजदूर जो भारत के थे, ऐसा कहा जाता है कुल तो 6-7 हज़ार मजदूर मर गए, लेकिन भारत के उसमें से 2000 थे, ऐसा बताया जा रहा है। तो ऐसे देश में जो
चीज़ें हो रही है उनका भी हमें गहराई से अध्ययन करना चाहिए और कतर के खिलाफ हमें बहुत ही जागरूक रहना चाहिए। दोस्तों, ये जाकिर नाइक जो हैं वो ऐसी जगह ढूंढता रहता है जहां से वो भारत और ख़ास करके भारत के सनातन धर्म को जितनी हानि पहुंचा सके उतनी कोशिश कर रहा होता है। तो इस बार तो ठीक हुआ कि अपनी जयशंकर नीति के कारण ये सब कुछ ठप हो गया, लेकिन हमें बहुत ही जागरूक रहना है। अमेरिका के बाद दूसरी खुश खबर हमारे लिए ये है कि अमेरिका के बाद यूरोप के शक्तिशाली देश फ्रांस ने भी अब भारत से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए तय कर लिया है और उन्होंने जैसा अभी सरकार ने जाहिरात की है उसके हिसाब से 2030 तक की अपनी राष्ट्रीय नीति उन्होंने जाहिर की है, जिनमें भारत को अपना एक मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनर बताया है और भारत को एशिया की उभरती हुई शक्ति भी बताया है। ये दोनों न्यूज़ हमारे लिए बहुत ही अच्छे हैं और हमें देखना चाहिए कि विश्व में कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है और कौन हमारे लिए क्या क्या कर रहा है। दोस्तों, ये तो रही हमारे आसपास देशों की बात जहां वो भारत का संदर्भ था, इसलिए हमने ये न्यूज़ को खास बनाया और इसमें से हमने कोशिश की कि भारत के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। अब जरा होम ग्राउंड पर आए तो हम चुनाव आयोग के बारे में अभी सुप्रीम कोर्ट की एक 5 जजों की संविधान पीठ ने कुछ नुक्तेचीनी की है। बात असल में यह थी कि सर्वोच्च अदालत में 23 अक्टूबर 2018 में एक पिटीशन दाखिल की गई थी। उस पिटीशन को 5 जजों की संविधान को सौंप दिया गया था। याचिकाकर्ता ने उस पिटीशन में ऐसे आक्षेप किए थे कि सरकार चुनाव आयोग में निष्पक्षता और पारदर्शी प्रणाली से काम नहीं करती, अतः चुनाव आयोग के आयुक्तों और चयन का काम सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा के विपक्ष के नेता की कमेटी को सौंपा जाना चाहिए। सरकार चीफ कमिश्नर, इलेक्शन चीफ कमिश्नर को नियुक्त न कर सके, उसके लिए उन्होंने ये याचिका की थी। संविधान की कलम 324/2 में ऐसी नियुक्ति के लिए कानून बनाने की बात तो की गई है, लेकिन आश्चर्य है कि 17 अप्रैल 1952 में जब हमारा पहला चुनाव हुआ तब से लेकर आज तक चुनाव आयोग की क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या क्या उसके बारे में जो मापदंड होते हैं वो तय होने चाहिए, ऐसा अभी तक कुछ नहीं किया गया है। और इसके लिए अगली सभी सरकारों को भी हम दोषित मान सकते हैं। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान सरकार ने जो जवाब दिया वो ये है, जब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि सरकार पर उन्होंने बहुत भारी सख्त टिप्पणी की, चयन प्रक्रिया और अधिकारों के बारे में संविधान की चुप्पी का फायदा उठा रही है वर्तमान केंद्र सरकार। ऐसा जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो उसके जवाब में सरकार ने कहा है कि योग्य व्यक्तियों की ही हम नियुक्ति करते हैं और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर सरकार का कोई दबाव नहीं। दोस्तों, हमें भारत की जनता को ऐसे विषयों पर खास ध्यान देना चाहिए। ये बात छोटी सी लग रही है, सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक आप देखिए जरा पश्चात भूमिका में जाइए तो पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को चुनाव में सरकारी साधनों का दुरुपयोग करने के लिए कसूरवार ठहराया गया था और कोर्ट ने उनके बदले में उनको प्रधानमंत्री पद से उतर जाने का फरमान किया था। लेकिन इंदिरा जी ने कोर्ट का वो आदेश नहीं माना था और आपातकालीन स्थिति भारत पर लागू कर दी थी। उस समय पर इंदिरा जी के समय पर एक ऐसी मांग उठी थी
कि ज्यूडिशरी को प्रतिबद्ध यानी कमिटेड ज्यूडिशरी होनी चाहिए, जो सरकार के जो आदर्श है, सरकार को जो काम करना है उस क्षेत्र में बाधा न बने। अदरवाइज सरकार के काम काज जो हैं अधूरे रह जाते हैं। ऐसा बहाना देकर या ऐसी दलील देकर कांग्रेस के बैरिस्टर रजनी पटेल ने ही यह मांग की थी। बैरिस्टर रजनी पटेल एक बहुत बड़ा नाम था। उन्होंने मांग की थी कि जुडिशरी को कमिटेड होना चाहिए, समाज के आदर्शों के प्रति और सरकार के प्रति जो काम कर रही है उस पर प्रतिबद्ध होना चाहिए। अदरवाइज सरकार, जुडिशरी और सारी सिस्टमों के बीच विसंवाद फैल जाएगा और देश प्रगति नहीं कर सकेगा। ये उनकी दलील थी। आज मोदी सरकार को हटाने के लिए जुडिशरी का भी उपयोग हो रहा है और उसके लिए अलग अलग पिटीशनें और अलग अलग जो बातें हैं वो रुकावटें डालने के लिए कर रहे हैं। सारी बुद्धि शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है। हमारे लोकतंत्र का यही एक करुणाजनक भाग है जो हमें विवश कर देता है कि अभी हमारा लोकतंत्र अमृत काल में आ गया, तब भी उसके बचकाना जो नेता लोग हैं वो भारत की सोच को कमज़ोर बना रहे हैं। दोस्तों, इसमें एक कमी और भी है। हमारे संविधान में भी आदर्श तो बहुत अच्छे रखे गए हैं, लेकिन उसके लिए मैकेनिज्म जो होना चाहिए, कार्यप्रणाली जो होनी चाहिए, उस पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया। ब्रह्मनाथ मांग करता है कि अमृत काल के इस समय में ऐसे कितने ही बुनियादी प्रश्न जो संविधान में जिसका कोई कार्यप्रणाली या मैकेनिज्म नहीं दिया गया, उसको फिर से हम सोचें, उन प्रश्नों का हल ढूंढें और संविधान में जितना हो सके फिर से वर्तमान परिस्थिति के अनुकूल बुनियादी जो चीज़ें हैं रखनी है वो रखें। दोस्तों, इसके बीच हमारे देश में जो लोग रहते हैं वो भी कभी कभी ऐसी बातें कर देते हैं जो हमारे जुस्से को, जो हमारी राष्ट्रभक्ति को कमज़ोर बनाती है। हाल ही में ऋचा चड्ढा नाम की एक जो कलाकार है, उन्होंने गलवान के भारतीय शहीदों पर और भारतीय सेना के अफसरों पर अपने रीट्वीट में बहुत बड़ा मजाक उड़ाया। विरोध होने पर माफ़ी भी मांग ली, लेकिन ये कौन सी मानसिकता है कि भारत के सिने आर्टिस्ट यदा कदा जब भी उसको ऐसा लगता है तो अपने देश पर और अपने राष्ट्र पर या अपनी सेना पर या अपने नेताओं पर बहुत बड़े आक्षेप कर देते हैं। ये दुर्व्यवहार है और ये अच्छी बात नहीं है। राष्ट्रभक्तों को जागरूक बनना चाहिए और ऐसे कलाकारों से भी बचते रहना चाहिए जो राष्ट्र को कमज़ोर बनाते हैं। दोस्तों, आज तो इतना ही, लेकिन हमारा आपसे फिर से निवेदन है कि आप ब्रह्मनाथ को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और अपने परिजनों तक पहुंचाएं, ताकि हम और आप मिलकर राष्ट्र की कुछ सेवा कर सकें, कुछ आगे की सोच रख सकें। हम कोशिश करते हैं कि ब्रह्मनाथ को जितना अच्छा हो उतना अद्यतन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका साथ हमें मिलेगा तो हम और भी मजबूती से आगे बढ़ सकेंगे। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, लाइक करिए और इसके लिए आप बटन दबाइए ताकि हमें समर्थन मिले, राष्ट्र के विचारों को समर्थन मिले। दोस्तों, देश के अंदर जो टुकड़े टुकड़े गैंग है वो अपना काम कर रही है, विपक्ष अपना काम कर रहा है, देश के बाहरी जो हमारे दुश्मन है वो अपना काम कर रहे हैं। भीतर में हम जैसे थोड़े थोड़े लोग जो ऐसा भी काम कर रहे हैं कि जिससे भारत जीवंत रहे, आगे बढ़े, तेजस्वी रहे और शक्तिशाली बना रहे। तो ये मशाल फैलाने का काम है, ये मशाल जलाने का काम है। दोस्तों, आप इसे हमें ज़रूर मदद कीजिए। चलते चलते हम आपको ले जाते हैं हमेशा की तरह वंदे मातरम में। वंदे मातरम में मध्य प्रदेश के देशभक्त मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा क्या कहते हैं, सुनिएगा जरा और हमें यहीं से आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। ऋचा चड्ढा जी
ये सेना है, सिनेमा नहीं। रियल लाइफ में और रियल लाइफ में अंतर होता है। आपकी सेना की टिप्पणी देश के राष्ट्रभक्तों को आहत करने वाली है। कभी -45 टेम्परेचर में, 40 टेम्परेचर में, 30 टेम्परेचर में रह के तो देखो, तब सेना का श्रम और बलिदान समझ में आएगा। वो लू के थपेड़े 45 डिग्री टेम्परेचर में कभी रह के तो देखो, तब समझ में आएगा। इससे अनेक राष्ट्रभक्तों के मन को पीड़ा हुई है आपके बयान से। श्रद्धा के 35 टुकड़े हो गए, एक शब्द नहीं निकला आपकी जबान से। ये आपकी टुकड़े टुकड़े वाली मानसिकता को प्रदर्शित कर रही है। जैसा खाएंगी अन्न वैसा ही तो होगा मन। मेरे पास शिकायत आई है, मैंने पुलिस को कानूनी विशेषज्ञों को राय लेने का बोला है। सेना और सिनेमा में फर्क करना समझो आप। रियल और रियल लाइफ में भी अंतर करना सीखो।